नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 3 दिसंबर 2008 को गुजरात में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि विकास की जो अवधारणाएं हैं उसमें अहम भूमिका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की होती है और जिस भी राष्ट्र के पास ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए परफेक्ट मैकेनिज्म होगा वो बहुत कुछ दे सकता है। मतलब विकास की जो अवधारणाएं हैं उसमें अहम भूमिका होती है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की। जिस भी राष्ट्र के पास ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए परफेक्ट मैकेनिज्म होगा, जितना समयानुकूल होगा, क्योंकि कभी कभी होता है क्या कि भाई काल बाह्य चीजें चलती हैं और काल बाह्य चीजें रुकावट पैदा करती हैं, विकास का तो सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए युगानुकूल परिवर्तन ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में बहुत आवश्यक होता है। और इसलिए एक तो होता है मैकेनिज्म जो कि नॉलेज को ट्रांसफर करता रहे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, और इसलिए उसके साथ सबसे महत्वपूर्ण बात होती है रिसर्च की। रिसर्च भी होती रहे, रिसर्च में भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो और रिसर्च करने के बाद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की और एक नई प्रक्रिया बनी जाए। ये अगर हमारा मैकेनिज्म रहता है तो हमारी यूनिवर्सिटियां बहुत कुछ प्रदान कर सकती है। दो प्रकार की रिसर्च में भी प्रभाव रहता है। एक तो जिसका हमें अब तक ज्ञान नहीं था, जिसके विषय में हमें जानकारी नहीं थी, और कुछ हम नई चीज दुनिया को दे रहे हैं। अब वो बहुत रेयर होता है, वो बहुत रेयर होता है। ज्यादातर पुरानी चीजों को रीशेप करना, नया ब्रांडिंग करना, और एक छोटा सा उसमें एलिमेंट रहता है कि जो एक नई दिशा को खोल देता है। एक और पहलू रहता है कि पुरातन जो परंपरा है उन परंपराओं को अगर हम भूल गए या उसमें कुछ कमियां आई है तो उन कमियों के कारण को खोजना, उन कमियों को दूर करना और उन कमियों को दूर करके सचमुच में उन चीजों को हम अचीव कर सकते हैं क्या। और इसलिए रिसर्च का यह पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण रहता है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हम लोग हैं, मुझे विश्वास है कि आप सब वाइस चांसलर हैं और बहुत बड़े विद्वान लोग हैं, और यूनिवर्सिटीज ने भी कभी न कभी तो रिसर्च किया होगा कि यह देश कृषि प्रधान देश क्यों माना गया। इसलिए कि कोई राजनेता बोल दिया तो हमने मान लिया, इसलिए कि हम गांव में ज्यादा रहते थे इसलिए मान लिया। कुछ तो होगा कि जिसके कारण सदियों से इस देश को कृषि प्रधान देश के रूप में माना गया। यानी यहां के सोशल वैल्यूज में क्या चीजें थी जो कृषि जीवन को इतनी प्राथमिकता देती थी। बासमती के राइस की चर्चा हो रही है, लेकिन कोई तो होगा जिसने बासमती राइस को डेवलप किया होगा, कोई तो होगा। अगर वो नेचुरल कोर्स में होना था तो इसी इलाके में नहीं होता, हिंदुस्तान के हर कोने में होता। कहीं पर हुआ मतलब प्रोसेस करके हुआ है, कोई मेहनत हुई है, कोई जेनेटिक साइंस का उपयोग किया गया होगा, कुछ तो किया होगा। मित्रों, मैं कभी एक बार पढ़ रहा था, 1830 के आसपास की एक गैजेट का रिपोर्ट था, और उसमें तमिलनाडु में, जहां की आज हम तमिलनाडु की पहचान है राइस के लिए, पैडी के लिए, लेकिन शायद 1830 का एक रिपोर्ट मैंने पढ़ा था कि तमिलनाडु में वीट का प्रोडक्शन होता था और यील्ड जो था पर हेक्टेयर वो अभी तक हम अचीव नहीं कर पाए। यानी जो 1830 में हमारे पूर्वजों कर रहे थे
वो आज भी हम अचीव नहीं कर पा रहे। यानी हमारी पुरातन ताकतें वो कौन सी थी? मित्रों, क्लाइमेट के हम मुख्य विषय है आपका क्लाइमेट का। मतलब दुनिया में ज्यादातर 3 ऋतुओं की चर्चा है, वर्षा ऋतु की, ठंड की और गर्मी की। हम ही एक देश ऐसे हैं कि जिसने 6 ऋतुओं की योजना बनाई है। यानी हम कितने एडवांस हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम गुलामी के काल में रहने के कारण विदेशों के लोग जो मन मस्तिष्क की पॉलिसी बनती थी, हम भी उसी में ढल गए। और उसके कारण ये मूलतः कृषि प्रधान देश का जो अपना ये जो स्टैंड थी, उसको हमने ही गुलामी के कालखंड में कुछ न कुछ घाटा कर दिया। हमारे यहां कभी जून महीने में वैकेशन नहीं हुआ करता था, क्योंकि जून महीने में वैकेशन तब आया कि गोरे लोगों को गर्मी लगती थी, वैकेशन शिमला में बिताना था, दार्जिलिंग में बिताता, उसके कारण जून में हमारे यहाँ वैकेशन आया। वरना हमारे देश में वैकेशन एग्रीकल्चर के सीजन में रहता था, ताकि बच्चा भी वैकेशन के समय घर में एग्रीकल्चर एक्टिविटी में वो एक पार्टनर बनता था। यानी हमारी पूरी रचना, हमारा फाइनेंशियल ईयर भी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ था कि दिवाली में मौसम समाप्त होने के बाद बाजार में क्रॉप आता था, उस क्रॉप से हमारी फाइनेंशियल वर्ल्ड बनता था, हमारा हिसाब किताब। लेकिन यूरोपियन दुनिया अलग थी, उनका हिसाब किताब मार्च में बनता था, उनकी क्रॉप मार्च में आती थी। तो हमने भी मार्च में बजट ले आए देश में। इतना ही नहीं साहब, आपको जानकर के हैरानी होगी, हमारे देश में बजट शाम को 5 बजे रखा जाता था। हमारे देश में 28 फरवरी को बजट शाम को 5 बजे रखा जाता था। और 5 बजे इसलिए रखा जाता था कि उस समय लंदन में 12 बजते थे और लंदन में पार्लियामेंट शुरू होने का समय होता था। और इसलिए यहां का बजट वहां पर पारित होने के लिए हमें यह भी ध्यान नहीं आया कि देश आजाद हो गया है, अब हमें लंदन को रिपोर्ट नहीं करना है, हमने 11 बजे बजट रख सकते हैं। यानी अटल जी की सरकार आने के बाद पहली बार देश में 11 बजे बजट। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम उस सोच के कारण जो एग्रीकल्चर का हमारा जो पूरा सर्कल था, पूरा चेन था, उससे बाहर चले गए। और उसके कारण चाहे बच्चों की शिक्षा के समय काल हो, इन सारी चीजों को हमारे यहाँ ये संत लोग चातुर्मास में भ्रमण नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे मित्रों? चातुर्मास में भ्रमण नहीं करते थे, इसलिए नहीं करते थे, वो चातुर्मास में जब एग्रीकल्चर का काम रहता है, वर्षा रहती है, एक तो पानी के कारण कहीं संकट भी हो सकता है, वो तो जीव बचाव वाला मामला था, लेकिन साथ साथ ये भ्रमण करते करते एक प्रकार से ऋषि मुनि, ये संत महात्मा भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लोगों को नॉलेज ट्रांसफर करते थे। तो एक इलाके में रहते थे और वहां के किसानों के साथ, कृषि की एक्टिविटी के साथ 4 महीना उसी जगह पर रहते थे और हर चीज का ऑब्जर्वेशन करते थे। मित्रों, हमने अपने आप को जितना तोड़ा, जितना अपने आप को मरोड़ा, जितना अपने आप को हमने रूट से दूर कर दिया, उतनी मुसीबतों को हम भोगते चले आए हैं। और इसलिए इतने बड़े बड़े लोग यहां बैठे हैं, तो मैं प्रार्थना करूंगा कि कभी तो यह देश कृषि प्रधान देश के रूप में क्यों माना गया था, वो कौन से साइंटिफिक रीजंस थे, वो कौन सी परंपराएं थी, वो कौन से वैल्यूज थे। हमारी हर पीढ़ी को इससे हमें परिचित कराना पड़ेगा। कोई न कोई ऐसी व्यवस्थाओं को हमें विकसित करना होगा जो आगे चलकर को उसको अंदर एक विश्वास पैदा कर सकते हैं, अरे भाई ये हमारी विरासत थी, हम और आगे जा सकते हैं। मैंने पहले कहा, हम वो लोग हैं जिन्होंने 6 ऋतु के हिसाब से क्लाइमेटिक जोन हिंदुस्तान के बना करके हमारे यहां कौन सी फसल कहां होनी चाहिए, इसका बहुत बड़ा हमने वर्कआउट किया था। और हमारा पूरा इकोनॉमिक्स की मूल धारा एग्रीकल्चर रहती थी और हमारा इकोनॉमिक्स सोशियो इकोनॉमिक्स रहता था। आपको मैं उदाहरण देता हूं मित्रों, केरल
सुपारी की पैदावार होती थी। अब मैं नहीं जानता हूं किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने ये रिसर्च किया हो कि सुपारी में वो कौन से तत्व हैं जो मनुष्य को या किसी को उपयोगी हो सकते हैं। मैंने अभी तक पढ़ा, हो सकता है शायद मैंने नहीं पढ़ा। मैं मानता हूं एक अच्छा सा शेप वाला वो लकड़ी का टुकड़ा है सुपारी, उसमें कोई ऐसे कंटेंट्स नहीं है जो मेडिसिन में भी उपयोगी हो सकते हैं, जो बॉडी को भी, ऐसा मैंने अभी तक पढ़ा नहीं। अब मित्रों बताइए कि जो सुपारी पैदा करेगा तो खाएगा क्या? तो हमारे पूर्वजों का कृषि आधारित सोशल इकोनॉमिक्स कैसा था? उन्होंने सुपारी को पूजा में स्थान दे दिया। गणेश जी उपलब्ध नहीं तो सुपारी रखो, उसको गणेश ही मान लिया जाएगा। और मित्रों उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में उसके लिए एक मार्केटिंग मैकेनिज्म दे दिया। और वो कारण था कि कश्मीर में भी आदमी को सुपारी की जरूरत पड़ती थी पूजा के लिए, और केरल में सुपारी पैदा करने वाला आदमी जो और फसल नहीं पैदा करता होगा उस जमाने में, उसकी जिंदगी को बचाया गया। यानी एग्रीकल्चर आधारित इकोनॉमिक्स की जब चर्चा होती है तब हमारे यहां किस प्रकार से सोचा जाता है, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। क्या हम आज इकोनॉमिक्स, बजट्स, गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, प्रोग्रेसिव फार्मर्स, रिसर्च एंड साइंटिस्ट, क्या इन सब ने मिलजुल करके कोई इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर के इन संबंधों में आजादी के बाद कभी सोचा होगा? मतलब मैं जब प्लानिंग कमीशन में जाता हूं मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूं कि इतना टुकड़ों में सोचा जाता है, इतना टुकड़ों में सोचा जाता है कि अल्टीमेटली हम परिणाम नहीं ला सकते। क्लाइमेट चेंज के विषय में भी मैं मानता हूं कि आज दुनिया में क्लाइमेट चेंज को लेकर के दो व्यू हैं, और बहुत ही स्ट्रांग दो व्यू हैं। एक है जो नोबेल प्राइज की धारा में चल रहे हैं, उनका कहना है कि ये चक्र इतना भयंकर है, इतनी बड़ी आपत्ति आने वाली है, समुद्री किनारे के सारे शहर डूब जाने वाले हैं, बर्फ पिघल जाने वाली है। एक उनके भी परफेक्ट लॉजिक है। और दूसरा ये कहता है कि सारी सृष्टि का ये चक्र चलता ही रहता है, कभी इस कोने में होता है तो कभी उस कोने में होता है, लेकिन होता जरूर है। ऐसा नहीं कि सब खत्म हो जाता है। यानी साइकिल चेंज की बात करते हैं, एरिया चेंज की बात करते हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन चेंज की बात करते हैं। कुछ लोग कहना है कि पूरे ब्रह्मांड को ये तकलीफ होने वाली, ये दो व्यू चल रहे हैं। और मैं मानता हूं दूसरे व्यू को भी कभी सुनना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि हम घबरा न जाए, लोग डर न जाए। दूसरा विषय है मित्रों कि क्लाइमेट चेंज के रूट्स क्या है। मान लीजिए क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा संकट मानव जात को आया है, रूट्स क्या है? सबसे पहला रूट है भोगवादी संस्कृति। मित्रों आज जो पश्चिम की दुनिया कार्बन को लेकर के, क्लाइमेट चेंज को लेकर के सारी दुनिया पर हावी होने का प्रयास कर रही है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जो लोग आज दुनिया को एनवायरमेंट सिखा रहे हैं, जो लोग आज दुनिया को एनवायरमेंट के महत्व को समझा रहे हैं, सबसे ज्यादा एनवायरमेंट का नुकसान करने वाली ये धारा है।